राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 18 फ्रॉम आईएससी बुक प्रोबेबिलिटी 18D एक्सरसाइज के फर्स्ट 16 हम लोग कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट है, अ बैग कंटेन्स 4 वाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 4 वाइट बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं। 4 बॉल्स आर सक्सेसिवली ड्रॉन आउट विद रिप्लेसमेंट। अब जो बॉल निकाली है उसको दोबारा बैग में डाल दिया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल्टरनेटली ऑफ डिफरेंट कलर्स। 4 बॉल्स निकालनी है और डिफरेंट कलर की मतलब देखो ऑल्टरनेट होनी चाहिए कलर्स में। तो देखो दो केसेस हो जाएंगे। देखो हो सकता है कि पहले वाइट निकली है, उसके बाद फिर ब्लैक निकलेगी, फिर वाइट फिर ब्लैक, ऐसा होगा। हो सकता है पहले ब्लैक निकली है, फिर वाइट निकले, फिर ब्लैक फिर वाइट, ये हो जाएंगे दो केसेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर बॉल्स या ऑल्टरनेट कलर बॉल्स will be equal to probability of WB plus probability of black ball, white ball, black ball and white ball. इसकी probability of white ball, probability of black ball, white ball and probability of black ball. Probability of black ball, white ball, probability of black ball and probability of white ball. अब देखो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो वाइट बॉल्स हैं आपके पास 4, ब्लैक बॉल्स हैं आपके पास 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल कितनी हो जाएगी, 4 बाय टोटल है 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल 3 बाय 7। तो आपके पास आ गया वाइट बॉल की है 4 बाय 7, 3 बाय 7, 4 बाय 7, 3 बाय 7। ऐसे ही यहाँ 3 बाय 7 से स्टार्ट होगा, 4 बाय 7, 3 बाय 7 एंड 4 बाय 7। अब देखो इनमें कोई फ़र्क तो है नहीं, इसमें भी 4 बाय 7 दो बार आ रहा है, इसमें भी 4 बाय 7 दो बार आ रहा है, 3 बाय 7 दो बार आ रहा है, 3 बाय 7 दो बार आ रहा है। तो क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 बाय 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये आ गया आपका 2 इंटू 144 बाय 2401 और अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 288 बाय 2400। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट है, अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स। अब अ सेकंड बैग कंटेन्स, इसका मतलब है 2 बैग्स है आपके पास। इसमें 4 रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं। इसमें आपके पास 2 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं। 1 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अब देखो पहले बैग सिलेक्ट किया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 इज इक्वल टू, देखो टोटल 2 बैग्स हैं तो 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 इज इक्वल टू 1/2 अगेन। 1 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, हमने बैग को सिलेक्ट कर लिया है। फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग, अब इन दोनों में से कोई भी एक बैग को सिलेक्ट करने के बाद वन बॉल इज ड्रॉन, उनमें से एक बॉल निकाल ली है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। अब बैग 1 में से अगर आपने रेड बॉल निकालनी है, रेड बॉल फ्रॉम बैग 1 विल बी इक्वल टू 4 बाय 7। अब देखो 4 रेड बॉल्स हैं और टोटल है 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग 2 विल बी इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे रेड बॉल की लिखो, तो यहाँ के लिए रेड बॉल की लिखो। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी यहाँ बैग 2 में से कितनी आ जाएगी, 2 बाय 6। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल विल बी इक्वल टू, देखो अगर फर्स्ट बैग में से निकाली है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग 2। तो ये क्या होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1/2 इंटू 4/7 और प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1/2 इंटू 2/6। 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, 2 2 ज़ा 4, 1/7 प्लस 1/6, 6 प्लस 7/42, 13/42।
ये आ गया आपका आंसर। मिस्टेक हो गई ना कहीं पे, अच्छा सॉरी, यहाँ 2 था, यहाँ 12 आएगा तो यहाँ आ जाएगा 19। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर 1। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट नंबर 2। सेम सम है। अ बैग कंटेन्स 2 white balls and 4 black balls. 2 white balls, 4 black balls, and while another bag contains 4 white balls, 2 black balls, a bag is selected. तो पहले बैग 1 की प्रोबेबिलिटी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2। देखो दो में से एक बैग को सिलेक्ट करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी ना। A bag is selected at random and a ball is drawn. Find the probability that the ball drawn is of black color. ब्लैक कलर की बॉल की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक कलर की बॉल है 4, टोटल बॉल्स हैं 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल 2/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितनी आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 2। तो ये आ गया आपका 1/2 इंटू 4/6 प्लस 1/2 इंटू 2/6। 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2/3 प्लस 1/3। मिस्टेक हो गई कहीं पर। यहाँ पे 2 तो कटेगा ही, 2 3s are 6, तो यहाँ आ गया आपका 6 ही आएगा ना यहाँ पर, तो ये कटेगा ही नहीं, 6 से तो 6 ही कैंसिल हो गया, तो यहाँ 6 ही आएगा। 6 एलसीएम आया। अभी भी मिस्टेक है, इसको दोबारा कैलकुलेट करते हैं। 1/2 इंटू 4/6 प्लस 1/2 इंटू 2/6। देखो 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/3 प्लस 1/6। तो आपके पास आ जाएगा 6 एलसीएम, और यहाँ 2 प्लस 1 3/6, दैट इज इक्वल टू 1/2। ये आंसर आ गया। ये कैलकुलेशन मत करना इसके बाद यहाँ, ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, तो ये है आपका आंसर। ठीक है बेटा। सो लेट अस मूव टू 19th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। ए स्पीक्स ट्रुथ 60% ऑफ द केसेस। तो ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 60/100, तो उसके झूठ बोलने की कितनी हो जाएगी? 40/100, 40%। अब बी इन द 90% केस, 90% ऑफ केसेस, जो बी है वो 90% सच बोलता है, 90/100, और उसके झूठ बोलने की फिर हो जाएगी 10/100। In what percent of the cases they likely to contradict each other in stating the same fact? अब अगर कोई बात कहते हैं, तो किसी चीज़ को बताते हैं, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे को। अगर ए सच बोलता है तो बी झूठ बोलता है, अगर बी सच बोलता है तो ए झूठ बोलता है, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? कॉन्ट्राडिक्शन की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच बोलने की 60/100 इंटू बी नॉट की है 10/100 प्लस बी की है 90/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट है 40/100। अब इनकी 2 ज़ीरोज़ तो गई, आपके पास आ गया 6/100 प्लस 36/100, दैट इज इक्वल टू 42/100। तो 42% कॉन्ट्राडिक्शन की आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ईजी था क्वेश्चन। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 19 पार्ट नंबर 2। अ प्रॉब्लम ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स। 3 बच्चों को अब स्टैटिस्टिक्स की प्रॉब्लम दी गई है। ए बी सी, बच्चों के नाम हमने ए बी सी रखे हैं। तो कहते हैं हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट आर 1/2, 1/2, 1/3 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली। सॉल्व करने की 1/2, 1/3 और 1/4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के सॉल्व करने की 1/2 है, बी के सॉल्व करने की 1/4
3 है, सी के सॉल्व करने की 1/4 है। अगर ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। बी के सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/3 दैट इज इक्वल टू 2/3 है। सी के नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ऐसे ही 3/4 आ जाएगी 1 में से माइनस करके। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। वन विल सॉल्व द प्रॉब्लम इज इक्वल टू, अब देखो ए सॉल्व करेगा, बी और सी सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि एक को ही सॉल्व करनी है ना। तो या तो फिर प्रोबेबिलिटी ए सॉल्व नहीं करेगा, बी करेगा, सी नहीं करेगा, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी नहीं करेगा, बी भी नहीं करेगा और सी सॉल्व करेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ए की प्रोबेबिलिटी है 1/2, बी नॉट की है 2/3, सी नॉट की है आपकी 3/4। ए नॉट की 1/2, बी की 1/3, सी नॉट की 3/4। ए नॉट की 1/2, बी नॉट की 2/3 और सी की 1/4। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 6/24, 3/24, 2/24, 24 एलसीएम आ गया, 11/24 आपका आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन कि तीनों में से एक ही बच्चा सॉल्व करता है, एक बच्चा सॉल्व करेगा तो बाकी दो सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3। ए स्पीक्स ट्रूथ इन 75% ऑफ केसेस एंड बी इन 80% ऑफ द केसेस। तो आपको वही निकालना है कि कॉन्ट्राडिक्शन कितने परसेंट केसेस में होती है और एग्री दोनों एक दूसरे को कितने परसेंट केसेस में करते हैं। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी ए के सच बोलने की है 75/100, तो ए के झूठ बोलने की हो जाएगी 25/100। तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 80/100, बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी है 20/100। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन निकालनी है। देखो कॉन्ट्राडिक्शन में अगर ए सच बोल रहा है तो बी झूठ बोलेगा, अगर बी सच बोल रहा है तो ए झूठ बोलेगा। तो ए की 75/100, बी के झूठ बोलने की 20/100, बी के सच बोलने की 80/100 और ए के झूठ बोलने के 25/100। 2 ज़ीरोस तो अच्छा यहाँ एक ही जाएगी, तो ये 75 3 25 4 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 25 4 ज़ा 4 20 ज़ा, तो आपके पास आ गया 3 5 ज़ा 15/100 प्लस 20/100 दैट इज इक्वल टू 35/100। तो ये आ गया आपका 35% केसेस में कॉन्ट्राडिक्शन होगी। ठीक है, अब निकालने दोनों एक दूसरे को एग्री करते हैं। एग्री करने के केस में अगर ए सच बोल रहा है तो बी भी सच बोल रहा है, अगर ए झूठ बोल रहा है तो बी भी झूठ बोल रहा है। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। ए की प्रोबेबिलिटी है आपकी 75/100, बी की है 80/100, ए नॉट बी नॉट 25/100 एंड 20/100। 25 के टेबल में तो ये आपके पास आ गया 60/100 प्लस 5/100, तो ये आ गया 65/100। 65% केसेस में ये दोनों एक दूसरे को एग्री करते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। A husband and wife appear in an interview for 2 vacancies in the same post. The probability of husband selection.
हस्बैंड के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 1/7, वाइफ के सिलेक्शन की है 1/5। तो फर्स्ट पार्ट में है आपका बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। तो अगर दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, हस्बैंड भी वाइफ भी, बोथ की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऑफ H, प्रोबेबिलिटी ऑफ W, 1/7 इंटू 1/5 दैट इज इक्वल टू 1/35। ये था आपका ए पार्ट। बी पार्ट है ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हस्बैंड सिलेक्ट हो रहे हैं तो वाइफ नहीं हो रही है, अगर वाइफ सिलेक्ट हो रही है तो हस्बैंड नहीं हो रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ H, प्रोबेबिलिटी ऑफ W0, प्रोबेबिलिटी ऑफ W, प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड की नहीं सिलेक्शन की। अब अगर हस्बैंड की सिलेक्ट होने की 1/7 है तो उसके नहीं सिलेक्ट होने की 6/7 हो गई। ऐसे ही वाइफ की सिलेक्ट होने की 1/5 है तो वाइफ की नहीं सिलेक्ट होने की 4/5 हो जाएगी। तो वैल्यूज़ डाल लेते हैं। हस्बैंड के सिलेक्ट होने की 1/7, वाइफ के नहीं होने की 4/5, वाइफ के होने की 1/5, हस्बैंड के सिलेक्ट नहीं होने की 6/7। तो ये आ गया 35 4 6/35 दैट इज इक्वल टू 10/35। 5 के टेबल में 2/7। ये आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। None of them will be selected. Probability none of them will be selected. दोनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो probability of W0 and H0 that is equal to probability of W0 into probability of H0. W0 H0 कितना है 4/5 and 6/7, 24/35। ये आ गया आपका आंसर। अब है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। तो इसमें क्या आ जाएगा, एटलीस्ट वन का मतलब है या तो वन सिलेक्ट हुआ है या टू, दोनों सिलेक्ट हो गए हैं। अब देखो अगर दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर रखी है 2/7, और अगर दोनों सिलेक्ट होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमने फाइंड कर रखी है 1/35। 35 एलसीएम आ गया और यहाँ आ गया 10 + 1 11/35। तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20th। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 21st। सॉरी 20th का ए फर्स्ट पार्ट था, अभी 20th का सेकेंड पार्ट। अ कैंडिडेट इज सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर 3 पोस्ट्स। फॉर द फर्स्ट पोस्ट देयर आर 5 कैंडिडेट्स, सेकेंड पोस्ट के लिए 8 कैंडिडेट्स हैं, फॉर द थर्ड देयर आर 7 कैंडिडेट्स। व्हाट आर द चांसेस फॉर हिज गेटिंग एटलीस्ट वन पोस्ट। कम से कम उसको एक पोस्ट मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो देखो अगर 5 में से एक पोस्ट चाहिए तो ए हमने पोस्ट मतलब ए में सिलेक्शन की ले ली हमने प्रोबेबिलिटी 1/5। देखो 5 में से एक पोस्ट उसको चाहिए, तो देखो 5 कैंडिडेट्स हैं, 5 में से एक को पोस्ट चाहिए। फर्स्ट पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट हैं। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी 1/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएगी 1/7। तो probability of A0 will be equal to 1/5, probability of B0 will be equal to 7/8 and probability of C0 is equal to 1/7, सॉरी 6/7 हो जाएगी। ठीक है जी, सॉरी यहाँ पर देखो ना 1/5 है, यहाँ 4/5 आएगा, नॉट की है ना। तो अब इन्होंने बोला है कम से कम एक पोस्ट में तो वो मतलब एक पोस्ट तो उसको मिले, है ना। तो अगर आपके पास एटलीस्ट वर्ड आ जाता है तो आप क्या करते हो,
नन वाली पोस्ट मतलब कोई भी उसको नहीं मिलती, वो निकाल लो, उसको 1 में से माइनस कर दो तो एटलीस्ट वाला आंसर आ जाता है आपके पास। किसी में भी उसकी सिलेक्शन नहीं हुई 4/7, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ना तो ए में सिलेक्शन हुई है, ना उसकी बी में हुई है, ना उसकी सी में हुई है। ठीक है, तो अब आपके पास आ जाएगा 4/5, 7/8, उसको कोई भी पोस्ट नहीं मिली है, तो ये आ जाएगा आपका 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 साइड, 2 3 6, 3/5 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 पोस्ट, एक पोस्ट लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि उसको कोई पोस्ट नहीं मिली है, 1 माइनस 3/5 दैट इज इक्वल टू 2/5। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट। लेट अस मूव टू थर्ड पार्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट ए पासिंग इन एन एग्जामिनेशन, ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी है 5/8, बी के पास होने की प्रोबेबिलिटी है 2/3। एज्यूमिंग दैट टू इवेंट्स ए पासिस एंड बी पासिस आर इंडिपेंडेंट, अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ओनली वन ऑफ देम पासिंग द एग्जामिनेशन, दोनों में से एक ही बच्चा पास हो रहा है। ठीक है, तो देखो ए नॉट की प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी फिर आपको 3/8, बी नॉट की प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी 1/3 आ जाएगी, तो ओनली वन पासिस द एग्जामिनेशन, दोनों में से एक ही बच्चा पास होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी या तो फिर ए हो जाएगा, बी पास नहीं होगा, या फिर बी पास हो जाएगा, ए पास नहीं होगा। ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी है 5/8, बी के पास नहीं होने की 1/3, बी के पास होने की है 2/3, ए के पास नहीं होने की 3/8। ये आ गया 5/24 प्लस 6/24, 11/24। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20th का पार्ट नंबर 3। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 21st क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट बाय 3 मार्क्समैन इज 1/2, 1/3 एंड 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैंने तीनों मार्क्समैन को नाम दे दिया ए बी सी, तो ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी के हिट करने की 1/3, सी के हिट करने की 1/4। तो ए के नहीं हिट करने की 1/2, बी के नहीं हिट करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/3, सी के हिट नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 आ जाएगी। अब इन्होंने बोला है कि वन एंड ओनली वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट व्हेन दे फायर साइमल्टेनियसली, ओनली वन विल हिट, दोनों में से एक ही हिट करे, तीनों में से एक हिट करे, तो इसका मतलब है कि हो सकता है ए ने करी, बी और सी ने नहीं करी हिट, ए ने हिट कर दिया, बी ने हिट नहीं किया, ए ने किया, सी ने नहीं किया, या फिर ए ने भी नहीं किया, बी ने भी नहीं किया, पर सी ने हिट कर दिया। तो ये बन गए केसेस। ए के हिट करने की 1/2, 2/3, 3/4, ए के हिट नहीं करने की 1/2, बी के हिट करने की 1/3, सी के हिट नहीं करने की 3/4, 1/2, 2/3 एंड सी की हिट करने की 1/4। ये आ गया 6/4, 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, 3/24, 2/24, 24 आपका एलसीएम आ गया सॉरी 11/24 आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21st का पार्ट नंबर 1। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट नंबर 2। A, B and C shoot to hit a target if A hits target 4 times in 5। अब A जो है वो 5 में से 4 बार हिट करता है, जो B है वो 3 बार करता है 4 में से, जो C है वो 2 टाइम्स हिट करता है 3 में से। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट बाय एटलीस्ट 2 पर्सन, कम से कम 2 पर्सन से तो हिट हो जाए। हिटिंग अ टारगेट बाय एटलीस्ट 2 पर्सन, तो इसका मतलब है इसके 2 केसेस हो जाएंगे कि या तो 1 पर्सन से हिट होगा, एटलीस्ट 2 से होगा, या तीनों से हो जाएगा। ठीक है,
तो 2 से हिट होगा, उसमें क्या क्या आ जाएगा कि ए से हिट हुआ, बी से हिट हुआ, सी से हिट नहीं हुआ, ए से हिट हुआ, बी से नहीं हुआ, सी से हिट हो गया, ए से नहीं हुआ, बी और सी दोनों से हो गया। और इसमें क्या आ जाएगा कि तीनों से हो गया, ए बी एंड सी। प्रोबेबिलिटी लगा लेना आप आगे, क्योंकि वो जगह थोड़ी कम है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट, ए की हिट करने की है 4/5, बी के हिट करने की 3/4, सी के हिट नहीं करने की 1/3 आ जाएगी। तो ए के हिट करने की 4/5, बी के हिट नहीं करने की 1/4 आ जाएगी, सी के हिट करने की 2/3, ए के हिट नहीं करने की 4/5 है, तो इसकी 1/5 रह जाएगी नहीं हिट करने की, 3/4, 2/3 प्लस अब तीनों के हिट करने की 4/5, 3/4, 2/3, 12/60, 8/60, 6/60, 24/60। तो ये आपके पास आ गया 60 एलसीएम आ गया। तो ये आपके पास, मुझे लगता है मैंने कहीं गलती कर दी है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये इसको कैलकुलेट करोगे 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5/6 आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट नंबर 2। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की स्टेटमेंट है, the odds that a PhD thesis will be favorably reviewed by 3 independent examiners are 5 to 2। अब देखो odds in against और odds in favor वो हमने किया हुआ है ना, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो कहते हैं कि the odds that a PhD thesis will be favorably reviewed by 3 independent examiners। तो देखो एग्जामिनर्स को A B C सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। R 5 to 2, 4 to 3, 3 to 4। अब देखो इन्होंने बोला है इवन केसेस, ऑड केसेस। इवन है 5, 4, 3, ऑड केसेस हो गए 2, 3, 4, ठीक है। अब आपको अगर फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेवर में बोल रहा है 5/7 हो जाएगा, बी फेवर में बोलेगा मतलब चेक करेगा या मतलब थीसिस को सही मतलब फेवरेबल चेक करेगा तो 4 टोटल है 7, ऐसे ही सी का आ जाएगा 3/7। अब देखो इनके सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी ये होगी, रिजेक्ट करने की A0 2/7, B0 3/7, C0 4/7 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने पहले में प्रोबेबिलिटी निकालनी क्या है, रिजेक्ट करने की ही निकालनी है। रिजेक्ट करने की क्या आ जाएगी, ए ने भी रिजेक्ट किया, बी ने भी रिजेक्ट कर दिया, सी ने भी रिजेक्ट कर दिया, तो 2/7, 3/7, 4/7, 24/343 आ जाएगा आपके पास। तो ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में ऑल अप्रूव्स, सभी अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव करने की क्या आ जाएगी, ए ने भी अप्रूव कर दिया, बी ने भी कर दिया और सी ने भी कर दिया। ए के अप्रूव करने की प्रोबेबिलिटी है 5/7, बी के 4/7 एंड सी की 3/7, 60/343 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट है, अ मेजॉरिटी अप्रूव्स द थीसिस। मेजॉरिटी अप्रूव्स का मतलब है कि ज़्यादा लोग उसको अप्रूव करते हैं और कम लोग उसको रिजेक्ट करते हैं। तो देखो अगर 3 लोग हैं, उनमें से अगर एक ने सिलेक्ट किया तो 2 रिजेक्ट करेंगे, लेकिन एक ने अप्रूव किया तो 2 रिजेक्ट करेंगे। लेकिन इन्होंने बोला है कि मेजॉरिटी को अप्रूव करना है, तो 2 अगर अप्रूव करेंगे, एक रिजेक्ट करेगा, तो मेजॉरिटी इसको अप्रूव कर रही है, या फिर तीनों कर लें, है ना। तो अब देखो या तो मेजॉरिटी
अप्रूव्स में क्या आएगा, या तो 2 अप्रूव करें या फिर तीनों अप्रूव कर दें, वो मेजॉरिटी गिनी जाएगी। तो 2 अप्रूव करेंगे, इसका मतलब है कि ए ने अप्रूव कर दिया, बी ने अप्रूव कर दिया, पर सी ने नहीं किया। ए ने कर दिया, बी ने नहीं किया, सी ने कर दिया। ए ने नहीं किया, बी ने और सी ने दोनों ने अप्रूव कर दिया। और ये तो आ गया इसका केस। अब तीनों ही उसको अप्रूव करते हैं, इसका मतलब है ए, बी और सी। ए के अप्रूव करने की है 5/7, बी 4/7, सी नॉट 4/7, प्लस ए के अप्रूव करने की 5/7, बी के नहीं करने की 3/7, सी के करने की 3/7, ए के नहीं करने की 2/7, बी के करने की 4/7, सी के करने की 3/7, और तीनों के अप्रूव करने की, ये हमने फाइंड भी कर रखा है वैसे, 5/7, 4/7 एंड 3/7। इसको सॉल्व करोगे 80/343 प्लस 45/343 प्लस 24/343 प्लस 60/343। तो 343 आ गया आपका LCM, और ऊपर आ जाएगा 80 + 45 + 24 + 60। इनको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 209/343। तो ये आ गया आपका सी पार्ट का आंसर। तो ये था, यहाँ तक हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट। तो आज हम यहीं तक करेंगे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 23। तो बेटा जी, मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। So till our next video, bye bye, Radhe Radhe.